Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss drug stability part 1. In this we discuss drug stability of physical pharmaceutics second. इसके अंदर अपन स्टेबिलिटी ऑफ काइनेटिक्स पढ़ेंगे, रेट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन ऑर्डर, factor influencing chemical degradation, accelerated stability testing in expiration dating of pharmaceutical dosage form, photolytic degradation and its prevention, some simple numerical problems and at last अपन कुछ important MCQs देखेंगे. तो लेट वी स्टार्ट ड्रग स्टेबिलिटी. इसमें सबसे पहले अपन स्टेबिलिटी की डेफिनेशन की बात करेंगे. स्टेबिलिटी क्या होती है और ड्रग की स्टेबिलिटी को किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा. अगर अपन स्टेबिलिटी की डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया द एक्सटेंट टू विच अ प्रोडक्ट रिमेन within specified limit and throughout its period of storage and use is known as stability and this is also known as shelf life. यानी कि वो सीमा, वो तय की गई सीमा जिसके अंतर्गत जो प्रोडक्ट है वो अपने थ्रू आउट वो स्पेसिफिक यूज करने की कैटेगरी में रहता है, इज नोन एज स्टेबिलिटी. यानी और वही अगर अपन ड्रग की स्टेबिलिटी की बात कर दें तो क्या होगा, जो अपना प्रोडक्ट है जिसे अपन ने ये कह दिया कि भी 2 साल तक वो स्टेबल रहेगा, तो वो किन किन चीज़ों से स्टेबल रहेगा, वो उसकी ड्रग की स्टेबिलिटी हो जाएगी. जैसे द रेजिस्टेंस ऑफ ड्रग टू द वेरियस केमिकल फिजिकल माइक्रो biological reaction that may change the original properties of preparation during storage use and transport. यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि ड्रग है एक पर्टिकुलर, उसकी एक्सपायरी 2 साल की है, तो 2 साल तक उसे किस से बचना होगा, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई फिजिकल रिएक्शन देखने को ना मिले, माइक्रोबियल कंटामिनेशन नहीं होनी चाहिए, या उसका ट्रांसपोर्ट स्टोरेज या यूज़ के दौरान उसके अंदर कोई फिजिकल और केमिकल चेंजेस नहीं आने चाहिए. फिर लास्ट छोटी सी टर्म है केमिकल काइनेटिक्स. स्टेबिलिटी पढ़ ली, ड्रग की स्टेबिलिटी पढ़ ली. अब केमिकल काइनेटिक्स में इसका क्या यूज़ है. केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट. इट इज डिफाइन एज a study of rate change by influence of concentration and other factor like temperature, pH and etc. बात वही स्टडी स्टेबिलिटी से कोरिलेट हो गई कि कोई भी ड्रग है उसका रेट उसकी कंसंट्रेशन के कारण किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहा है जब उसके ऊपर पर्टिकुलर फैक्टर्स लगते हैं, टेम्परेचर या फिर पीएच. नेक्स्ट स्लाइड इज सेकेंड हेडिंग है रेट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. रेट को अगर अपन डिफाइन करें तो द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ अ रिएक्शन विथ विच अ रिएक्टेंट और रिएक्टेंट्स अंडरगो चेंजेस. यानी कि अगर जिस स्पीड से आपका जो प्रोडक्ट है वो चेंज क्रिएट कर रहा है. जैसे कि अपन किसी ड्रग की बात करें, अ स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन विद इन टाइम dt. यानी कि कोई ड्रग है जो 500 मिलीग्राम अपनी बॉडी में दी है और 4 घंटे बाद उसका इफेक्ट है जो कम होता है और 4 घंटे बाद अपने को वो वापस लेनी पड़ती है. तो वही मैं ये कहूँ कि वो ड्रग अपन ने ली है तो 2 घंटे बाद उसकी कंसंट्रेशन बॉडी में कितनी हुई, यानी कि 2 घंटे बाद विद रिलेशन टू टाइम dt हाउ द कंसंट्रेशन इज चेंज इज नोन एज द रेट. सो इट इज गिवन बाय dc by dt द कंसंट्रेशन विद रिलेशन टू टाइम. इट कैन बी प्लस और कैन बी माइनस, मोस्टली इट इज माइनस. क्यों? क्योंकि आफ्टर टाइम धीरे धीरे कंसंट्रेशन है जो बॉडी में कम होती रहेगी. इट इज डिटरमाइंड बाय द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. रेट की बात करें तो ये इस तरीके से डिटरमाइन किया जाएगा कि कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ किस तरीके से फंक्शन मूव कर रही है या किस तरीके से कम होती जा रही है. फैक्टर की बात करें कि किसी भी सिस्टम की रेट को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं, यानी कि रेट बढ़ सकती है या घट सकती है किस किस के द्वारा. तो 2 फैक्टर रहते हैं, एक है इंटरनल फैक्टर एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल फैक्टर. इंटरनल फैक्टर तो वो होंगे जो भी आपकी ड्रग के अंदर इन्वॉल्व हैं और एक्सटर्नल फैक्टर वो सारे के सारे जो इन्वायरमेंट के थ्रू लग रहे हैं. इंटरनल फैक्टर के एग्जांपल की बात करें तो आपने कौन सा सॉल्वेंट यूज़ किया है, सिस्टम की पीएच क्या है, आयनिक स्ट्रेंथ क्या है, कौन से कैटालिस्ट यूज़ किए हैं और उसके अंदर जो डिजॉल्व गैस है वो कौन सी है. वाइल अपन एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें तो टेम्परेचर बाहर का क्या है, लाइट है या नहीं, रेडिएशन क्या है, मॉइस्चर कितना है, एम्बियंट एयर क्या है और
प्रेशर कितना जनरेट हो रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकती हैं। अब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 तरीके की होती हैं, ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। और वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है? द नंबर ऑफ कंसंट्रेशन दैट डिटरमाइन द रेट, यानी कि जो रेट है वो डिटरमाइन कंसंट्रेशन को किस आधार पे कर सकती है। 3 तरीके से अपन कंसंट्रेशन को डिपेंड कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये कहूँ कि मैंने 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल ली, 1 घंटे बाद 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल से 250 मिलीग्राम बचा, फिर 1 घंटे बाद 250 से 125, यानी कि ड्रग है जो अपना 50% रिड्यूस कर रही है। वाइल दूसरा एग्जांपल अपन ये लग सकते हैं कि 500 मिलीग्राम ऑफ पैरासीटामोल है, उसका एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन 25 मिलीग्राम इज रिड्यूस, अगेन 25 मिलीग्राम इज रिड्यूस। तो इसके आधार पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफरेंट टाइप की हो सकती है। एंड द वे इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन्फ्लुएंस द रेट, यानी कि उसके अंदर जो रिएक्टेंट हैं, एक है, दो हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो उस रेट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड इज लॉ ऑफ मास एक्शन, यानी कि कोई भी सिस्टम है जिसमें रिएक्टेंट ए है और बी है जो मिलके प्रोडक्ट सी बनाता है, उसके अंदर मास एक्शन कौन सा लगेगा? The rate of a reaction is proportional to the molar concentration of reactant, each raised to power equal to the number of molecule undergoing a reaction. यानी कि अगर ये A और B they are reactant and small a and b are exponent, तो जो भी इन दोनों की सेम कंसंट्रेशन से प्रोडक्ट मिलेगा वो दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा या फिर प्रोपोर्शनल होगा। ए के अगर 3 पार्ट हैं और बी के 5 पार्ट हैं और प्रोडक्ट बन रहा है तो ए के 3 और बी के 3 पार्ट यूज करके ही प्रोडक्ट को क्रिएट करेगा। तो अपन ये चीज़ कह सकते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट ए एंड बी विद इट्स पावर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर अपन निशान हटाएं तो यहाँ पे एक वर्ड लगता है कांस्टेंट विच इज नोन एज के। सो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सपोनेंट, और व्हेन द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू इट्स एक्सपोनेंट एंड रिएक्टेंट बी इज इक्वल टू इट्स रिएक्टेंट, देन द ओवरऑल रिएक्शन विल बी ए प्लस बी। चलो अब अपन शुरू करते हैं ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले अपन बात करते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की। जिस नाम से पता चल रहा है ज़ीरो, यहाँ पे कोई भी चीज़ डिपेंडेंट नहीं होगी, ये रिएक्शन इंडिपेंडेंट होगी। सो द रेट इज कांस्टेंट एंड द इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट, यानी कि जो रेट है वो कांस्टेंट रहेगी और ये कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होगी, यानी कि कंसंट्रेशन का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रेट एक सेम कंसंट्रेशन पे रहेगी। जैसे एग्जांपल की बात कर रही हूँ, 500 मिलीग्राम ऑफ मैंने पैरासीटामोल ली, वहाँ पे मेरी रेट इज कांस्टेंट, यानी कि एक फिक्स फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट मेरी ड्रग निकल रही है, जैसे 25 मिलीग्राम 25 मिलीग्राम 25 मिलीग्राम इन पर हावर। और वही अगर ये डिपेंडेंट हो जाती तो क्या होता कि 50% इस तरीके से कंसंट्रेशन है जो कि डिक्लाइन फेज में जाती। सो दैट्स वाई द रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन कांस्टेंट बट द फिक्स क्वांटिटी इज एलिमिनेटेड विथ रिलेशन टू टाइम, यानी कि हर 1 घंटे में एक फिक्स अमाउंट ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड बट द रेट इज कांस्टेंट, यानी कि रेट है वो कांस्टेंट है, आपको फिक्स निकालेगी। यूँ नहीं कि कंसंट्रेशन जैसे जैसे कम हुई वैसे वैसे रेट या वेलोसिटी भी कम हो गई, नहीं, वेलोसिटी और रेट सेम रहेंगे। अगर अपन इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें या किसी ग्राफ के थ्रू एक्सप्रेस करें तो अपन यहाँ पे देखेंगे कि विथ रिलेशन टू टाइम द रेट इज कांस्टेंट, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा चाहे ड्रग की क्वांटिटी इंडिपेंडेंट हो। अगर इससे मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे? द रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट, सो यहाँ पे जीरो का साइन आ गया क्योंकि किसी से भी डिपेंडेंट नहीं है। एंड द कंसंट्रेशन इज रिलेशन टू टाइम डी टी, माइनस का निशान इसलिए है क्योंकि आफ्टर टाइम कंसंट्रेशन है जो डिक्लाइन फेज में जाएगी। नेगेटिव साइंस शो दैट द एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग while K0 here 0 is denote no effect on rate of reaction और it is constant, यानी कि नेगेटिव साइन तो ये शो कर रहा है कि आफ्टर टाइम जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होगी, बट जो K0 है यानी कांस्टेंट है वो ये शो कर रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट विल बी कांस्टेंट। और अगर अपन इसे इंटीग्रेट करने की कोशिश करें तो इंटीग्रेशन ऑफ लॉ के अनुसार द प्रोडक्ट इज द ए रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पी। किस तरीके से? व्हेन वी नो द रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम टी इज माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। तो अपने को पता है कि ये जीरो है तो इसका मान क्या होगा? 1।
अगर इस इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -dA/dt इक्वल्स टू के। और अगर मैं केवल और केवल कंसंट्रेशन या एब्जॉर्बेंस की बात करूँ तो ये रिलेशन में किसके चला जाएगा, कांस्टेंट विद टाइम dt। और अगर इसे अपन इंटीग्रेट करने की कोशिश करें तो सपोज एट टाइम 0 द एब्जॉर्बेंस विल बी 0 ऑन इनिशियल फेज एंड ऑन टाइम t द एब्जॉर्बेंस विल बी a। तो यहाँ पे अपन क्या कहेंगे, द एब्जॉर्बेंस इज a0 to a एंड वाइल द टाइम dt इज फ्रॉम 0 to t। यहाँ पे a0 क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन एट टाइम t, ये हो जाएगा आपका रेट कांस्टेंट, और t हो जाएगा टाइम एट विच कंसंट्रेशन चेंज फ्रॉम a0 to a। अब कंसंट्रेशन अगर चेंज हो गई है तो इंटीग्रेशन करेंगे तो a कंसंट्रेशन a0 से a की तरफ, वाइल टाइम t 0 से t की तरफ मूव होगा। इसको और अपन ओपन अप करें तो a माइनस a0 यानी कि द लास्ट कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन एंड टाइम t माइनस इनिशियल टाइम 0। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इनिशियल कंसंट्रेशन सॉरी कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन इक्वल्स टू माइनस के टी। और अगर अपने को कंसंट्रेशन निकालनी है टाइम t तो फॉर्मूला हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस के टी। अगर अपन इस इक्वेशन को लीनियर ग्राफ की तरफ शो करें तो या फिर एक ग्राफ क्रिएट करने की कोशिश करें तो अपने को पता है कि y इज इक्वल्स टू एक्स। अगर अपन इसको देखें कि y डायरेक्शन इज कांस्टेंट विथ टाइम यानी कि कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ क्लिक कर सकते हैं, बट इट इज़ अ लीनियर ग्राफ दैट मीन्स कि y तब x के इक्वल होगा जब x में कोई चीज़ मल्टीप्लाई होगी और कोई चीज़ का एडिशन होगा। तो वो मल्टीप्लाई चीज़ क्या हो गई, वो हो गया उसका स्लोप विच इज़ माइनस के, एंड एडिशन कौन सी चीज़ का हो गया, c द इनिशियल कंसंट्रेशन। सो द इनिशियल कंसंट्रेशन इज नोन एज इंटरसेप्ट वाइल माइनस के इज नोन एज स्लोप। तो इसके आधार पे अपन ये कह सकते हैं कि द स्ट्रेट लाइन ग्राफ विथ नेगेटिव स्लोप इज नोन एज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। और इसको नीचे की तरफ होने का रीज़न ये है कि जो रिएक्शन है वो माइनस की तरफ जा रही है, यानी कि a0 कंसंट्रेशन से टाइम t के बाद कंसंट्रेशन है धीरे धीरे डिक्रीज होती है। अब यहाँ बात करते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ रिएक्शन क्या है और शेल्फ लाइफ क्या है। सबसे पहले अपन इसको डिफाइन करें तो हाफ लाइफ को अपन टी हाफ की तरफ डिनोट करते हैं और इट इज एक्सप्लेन बाय इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड टू वन हाफ द मटेरियल टू डिसअपियर। इट इज द टाइम एट विच ए कंसंट्रेशन डिक्रीज टू इट्स हाफ, यानी कि ये वो समय है जब आपकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो उसकी आधी रह जाती है। अगर अपन इसको फॉर्मूले में पुट करें तो टी टाइम टी हाफ हो जाएगा और कंसंट्रेशन ए इज अगेन टू इट्स हाफ। फॉर्मूला अपने पास था कंसंट्रेशन इक्वल्स टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस के टी। अगर इसे अपन सब्सटीट्यूट करें इस फॉर्मूले के साथ तो इनिशियल कंसंट्रेशन विल बी हाफ एंड टाइम इज ऑल्सो हाफ। तो हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगा, टी हाफ इक्वल्स टू इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन टू के। वही अगर अपन सेल्फ लाइफ की बात करें तो शेल्फ लाइफ इज ऑल्सो नोन एज एक्सपायरेशन डेटिंग पीरियड। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज डिफाइन एज द टाइम रिक्वायर फॉर 10% of material to disappear. It is the time at which A has remained to 90% of its original concentration। यानी कि वो पर्टिकुलर कंसनट्रेशन जहाँ पे जो ड्रग है वो 10% डिसअपियर हो जाएगी और 90% इसकी ओरिजिनल कंसनट्रेशन पे रहेगी। वही अगर अपन टी को 0.9 माने क्योंकि 90% है उस तरीके से डिक्लाइन हो गया, और इनिशियल कंसनट्रेशन को 0.9 कंसनट्रेशन माने और उसे मेन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करें तो क्या होगा, कंसनट्रेशन इज 0.9 एंड टाइम इज ऑल्सो 0.9। तो अगर टाइम को अपन बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करें तो फर्स्ट कंसनट्रेशन इज 1 एंड सेकेंड कंसनट्रेशन इज 0.9, तो 1 माइनस 0.9 इक्वल्स टू 0.1। तो जो शेल्फ लाइफ है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की वो हो जाएगी 0.1 इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन रेट कांस्टेंट। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब अपन देखते हैं जीरो ऑर्डर की रेट कांस्टेंट क्या होगा। तो अगेन अपन फॉर्मूले की बात करते हैं तो रेट कांस्टेंट अगर रिएक्शन को अपन आगे पीछे करके देखें तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम आ गया और कंसंट्रेशन को अपन लेते हैं मोलर पर
लीटर में हो और टाइम को लेंगे अपन सेकंड में, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल्स अपॉन लीटर डॉट सेकंड। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहाँ कहाँ काम आती है या इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं जो अपने को देखने को मिलते हैं, उसकी बात करते हैं। तो उसके एग्जाम्पल्स हैं, जीरो ऑर्डर में अपन एब्जॉर्बेंस की बात की है तो एक एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कलर लॉस ऑफ लिक्विड मल्टी सल्फोनामाइड प्रिपरेशन, कलर लॉस इज प्रोपोर्शनल टू डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन, यानी कि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन कम होगी विथ रिलेशन टू टाइम टी, उस सिस्टम का कलर भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और ये कलर लॉस अपन कैसे पता करेंगे, वे यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स। सेकंड है ऑक्सीडेशन ऑफ विटामिन ए इन एन ऑयली सॉल्यूशन, यानी कि अगर कोई ऑयली सॉल्यूशन होगा वहाँ विटामिन ए का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, वो भी एक जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का एग्जाम्पल है। थर्ड है photochemical degradation of chloropromethazine is aqueous solution, is also an example of zero order reaction. अपना नेक्स्ट पॉइंट है सूडो ऑर्डर रिएक्शन। सूडो ऑर्डर रिएक्शंस को अपन अपरेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं। इसका नाम सूडो क्यों है, क्योंकि ये है कुछ और बिहेव किसी और की तरफ करती हैं। डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ डिफाइन एज ओरिजिनली सेकेंड ऑर्डर बट इट इज़ मेड टू बिहेव लाइक फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि ओरिजिनली तो ये सेकेंड ऑर्डर है, दो पर्टिकुलर रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है, बट बिहेव केवल फर्स्ट ऑर्डर की तरफ करती है, यानी कि एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करते हुए रिजल्ट को शो करेगी। फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर अपन आगे पढ़ेंगे। इक्वेशन की बात करें अपन सेकेंड ऑर्डर की, तो एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन विद टाइम इज डिपेंड ऑन टू रिएक्टेंट्स, वाइल फर्स्ट ऑर्डर की बात करें इट इज डिपेंड ओनली ऑन वन रिएक्टेंट। तो सूडो ऑर्डर क्या है तो ये एक्चुअल में सेकेंड ऑर्डर बट वर्क करती है ये फर्स्ट ऑर्डर की तरह। तो इन दिस द कंसंट्रेशन बी इज वेरी हाई, सो रिएक्शन डिपेंड ऑन द फर्स्ट रिएक्टेंट, यानी कि जो बी की कंसंट्रेशन है वो खत्म ही नहीं हो रही, तो जो प्रोडक्ट है वो ऑटोमेटिकली ए पर डिपेंडेंट हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करें कि सूडो ऑर्डर रिएक्शन के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो एग्जाम्पल्स हैं बेस catalyzed oxidation degradation of prednisolone in aqueous solution. Second example है hydrolysis of ester methyl acetate और ethyl acetate catalyzed by H plus ion. Third example है hydrolysis inversion of sucrose to glucose and fructose in aqueous solution catalyzed by acid, यानी कि जो इन्वर्जन होता है सुक्रोज का ग्लूकोज में एंड फ्रक्टोज में, इट इज अ सूडो ऑर्डर काइनेटिक्स। फोर्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथ्रोमाइसिन ऑक्सीन एंड डिजॉक्सिन और इथ्रोमाइसिन ऑक्सीन का एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलाइसिस होना इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सूडो ऑर्डर रिएक्शन। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.